अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और एसएससी सीजीएल के थ्रू एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप मोटिवेटेड फील करें, आपके अंदर वो फायर जो है ना, वो आग है जो पैदा हो। अगर मैं कर सकता हूँ, सर कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है ना। तो उसी अंदाज में, टॉपर्स वाले अंदाज में ही पढ़ना है आज सुबह का सेकेंड आर्टिकल, इन सर्च ऑफ गोल्ड। ये आर्टिकल ओलंपिक्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आप हर सेंटेंस को जैसे ही ट्रांसलेट करेंगे उसकी ग्रामर को, वोकैब को अलग से लेकर के मेरे साथ समझेंगे। सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी, सारी स्ट्रक्चर्स आप अप्लाई करेंगे इस क्विज पे। 5 क्वेश्चन है आपके सामने, मन से सीखो और लास्ट में 5 में से 5 नंबर लाओ। ये होता है मोटिवेशन, है ना। चलिए सोल्यूशन लास्ट में दूंगा इस क्विज का मैं। अभी शुरू कर लेते हैं सेशन को, आइए कुछ नया सीखते हैं। इन सर्च ऑफ गोल्ड। देखिए, सर्च का मतलब है तलाश, गोल्ड का मतलब है सोना, सोने की तलाश में। अब ये सोना किसी खान से नहीं निकालना है, बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, तो गोल्ड मेडल की तलाश में है इंडिया। सर्च का मतलब होता है तलाश। इसके एडवांस वाले सिनोनिम्स देखो, परस्यूट, क्वेस्ट और हंट। चेस तो आप जानते ही हो, किसी चीज़ का पीछा करना कहलाता है चेस करना। परस्यूट और क्वेस्ट दोनों ही वर्ड्स पे ध्यान देना, किसी चीज़ के पीछे या तलाश को बोलते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं किसकी तलाश हो रही है और क्यों हो रही है। कह रहा है ओलंपिक गेम्स रिमेन द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर फैंस एंड एथलीट्स अलाइक। कह रहा है जो ओलंपिक गेम्स है ना, ये बने हुए हैं, रिमेन है आज तक के सबसे महान खेलों के टूर्नामेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट। और किसके लिए भाई? फैंस के लिए और एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स को देखने वालों के लिए और स्पोर्ट्स को खेलने वालों के लिए, दोनों के लिए अलाइक, बराबरी तौर पे, है ना, सिमिलरली। इस अलाइक को भी डिटेल में देखेंगे। सेंटेंस को समझो पहले। ओलंपिक गेम्स की वर्ब है रिमेन, गेम्स के पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है बिना एस के। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से ब्लू और पिंक में आपको मिलेगा। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ें अगर सेंटेंस को आप इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़, सबसे पहले इस पर नज़र डालना ओलंपिक पे। ओलंपिक एक प्रॉपर नाउन है हर स्पोर्टिंग इवेंट दुनिया का, कोई भी ट्रॉफी हो, कोई भी गेम हो, है ना, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका कुछ ऑर्गेनाइज नाम है ना, तो हमेशा उसको आप कैपिटल लेटर से बताएं और उसके आगे द को भी लगाएं। द रणजी ट्रॉफी, द ओलंपिक गेम्स, द फ्रेंच ओपन, याद रखें इस चीज़ को। चलो अब एक कूल सा कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको अलाइक नाम के वर्ड पे। बहुत दिनों से मैंने करवाया भी नहीं है। देखो, अलाइक एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है। इसका मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं ना, सिमिलर होती हैं, तो उसके लिए अपने अलाइक नाम के वर्ड को भी यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब हो गया सिमिलर और एडवर्ब फॉर्म में इसका मतलब हो गया सिमिलरली। तो इंग्लिश में जहाँ सिमिलर और सिमिलरली आता हो वहाँ पे आप अलाइक को लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एडजेक्टिव फॉर्म में अलाइक हमेशा नाउन के बाद में आएगा और एडवर्ब फॉर्म में हमेशा अलाइक वर्ब के बाद में आएगा। अगर नाउन के पहले चाहिए तो सिमिलर लगाओ, वर्ब के पहले चाहिए तो सिमिलरली लगाओ, बाद में लगाना है तो अलाइक को लगाओ। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द टू ब्रदर्स वर वेयरिंग सिमिलर ड्रेसेस। यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिख दूँ, अलाइक ड्रेसेस। दोनों भाई पहने हुए थे एक जैसी ड्रेसेस को। ड्रेसेस के लिए अलाइक नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया है। कैसी ड्रेसेस? काली ड्रेसेस, पीली ड्रेसेस, अलाइक ड्रेसेस। अलाइक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, नाउन के बाद में आता है, पहले नहीं आता। और लिंक वर्ब लगी हो नाउन के बाद में तब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है, वैसे भी नहीं आता सीधे सीधे किसी नाउन के बाद। तो क्या करूं भाई, इस अलाइक को काटो और इसकी जगह लिख डालो सिमिलर ड्रेसेस। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में मिलेंगे। अब दूसरे को देख लो। द ट्रू ब्रदर वर अलाइक और सिमिलर। दोनों भाई एक जैसे थे। ये 1 नंबरी, वो 10 नंबरी, है ना। इसकी भी मूछें बड़ी बड़ी, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें, एक जैसे थे। अब क्या इलाज है इसका? यहाँ पे अलाइक और सिमिलर दोनों ही ठीक हैं। आप देखें ध्यान से, ब्रदर के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के चाहे तो अलाइक आ जाए चाहे सिमिलर आ जाए। यहाँ पे अलाइक एज एन एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा देखो, द ट्रू ब्रदर्स वर अलाइक ड्रेसिड। दोनों भाई एक जैसी ड्रेस पहने हुए थे। अब यहाँ पे ड्रेस नाम के एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब चाहिए। अगर आपको एडवर्ब चाहिए अलाइक, कभी भी वर्ब के पहले नहीं आती या एडजेक्टिव के पहले नहीं आती, बाद में आती है। या तो इसको हटा करके ड्रेस के बाद में लिख दो, वर्ड ड्रेस्ड अलाइक, या तो ये कर दो, बाद में ले आओ। या फिर क्या करो, जो एग्जामिनर आपसे चाहता है वो चाहता है आप इस अलाइक को हटा करके इसकी जगह लिखो सिमिलरली। समझ गए हो?
लाइक को पहले यूज़ नहीं करना, बाद में यूज़ करना है। 2-3 बार और करवाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। चलो फटाफट से बढ़ेंगे आज के वोकैब वर्ड्स की तरफ। सारे एडवांस वाले वर्ड्स को एक तरफ करके हम सीख लेते हैं शुरू में ही। उससे पहले जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना। इस सेशन को वर्कशॉप की तरह बना करके लाता हूँ, पूरे दिन की मेहनत आपकी एक साथ एक ही क्लास में हो सके। और एग्जाम्स आपके नज़दीक हैं, एसएससी के, बैंक्स के, प्री या मेंस, और इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आप स्ट्रगल करते हो, क्लोज टेस्ट में, एरर में, पीक्यूआरएस, जंबल में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, स्टार्टर्स कनेक्टर्स में, तो प्री और मेंस दोनों ही लेवल के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। 100 आवर का कंटेंट है। हर वीक इसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड भी होता रहता है। आप इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पेड प्लेलिस्ट से यूट्यूब पे रखी हैं। इन प्लेलिस्ट को देखने के लिए, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, और इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ पे आपको समझाया हुआ क्या मिलता है। एक राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक नहीं मिली है और आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे एक मैसेज ड्रॉप करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी। वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे यूपीएससी वाले हो, चाहे आइल्स वाले हो, समरीज, ट्रांसलेशन, हर चीज़ को बेसिक से इस पे अटैक करके सीख रहे हैं। बिगिनर लेवल से लिखना सिखा रहा हूँ, पूरी डेडिकेशन और पूरे मन से ज्वाइन करना जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज के वोकैबुलरी वर्ड्स की हमारी शीट है, सारे पिछले पुराने वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। एक एक वर्ड को मैंने डिटेल में आपको करवाया है ना। चलो इसको आप कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो शीट को। देखो आज के जो वर्ड्स हैं ना, 3 ही हैं हमारे पास, परस्यूट, डेलियंस और इटर्नल। ये जो एक वर्ड है हार्क बैक, फ्रेजल वर्ब, ये हमने बहुत पहले सुनी थी, आज से 10 दिन पहले मैंने आपको करवाई थी। आज ये फ्रेजल वर्ब रिपीट होगी। देख रहे हो धीरे धीरे करके सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब आज रिपीट होने वाली है। फटाफट इसको सबसे पहले अपने रिवाइज करेंगे। हार्क बैक का मतलब होता है किसी पास चीज़ को याद करना या याद करवाना। या तो आपको पुराना याद आ जाए या कोई चीज़ आपको पुराना याद करवाए, दोनों ही बातें कहलाती है हार्क बैक। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स वर 30 ईयर्स अगो। कुछ बूढ़े लोग हमेशा याद करते रहते हैं कैसे चीज़ें हुआ करती थी 30 साल पहले। भाई हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, है ना। बूढ़े लोग इस चीज़ को हार्क बैक करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया स्टाइल जो है हमें याद दिलवाता है, और किसकी, 1960 के फैशन की। तो याद दिलवाना और याद करना और करवाना दोनों के लिए हार्क बैक नाम की फ्रेजल वर्ब यूज़ करें। बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है। चलिए आज का हमारा अगला वर्ड है परस्यूट। इसके बाद आप देख रहे हो ऑफ हैप्पीनेस मैंने लिखा हुआ है। इसका रीज़न पता है क्या है? ज़िंदगी में कुछ और करो या ना करो, इस मूवी को देख लेना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे कहने पे देख लेना। चलो कहीं भी आपको हिंदी मिले, इंग्लिश में मिले, इंग्लिश में मिले तो और भी अच्छा है, सब टाइटल के साथ देखना, हिंदी में मिले तो भी देख लेना। इस मूवी को देख लोगे ना, ज़िंदगी में कभी डिमोटिवेटेड नहीं होगे, आपको पता लग जाएगा जीवन क्या है। याद रखना इस मूवी को, है ना। परस्यूट का मतलब होता है चेज या डिज़ायर, किसी चीज़ की इच्छा। इसको आप क्वेस्ट भी बोलते हैं। परस्यू नाम की वर्ब से मिलकर बना हुआ है। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। परस्यूट का मतलब है चेज और परस्यू का मतलब है चेज करना। कैसे करेंगे इसको यूज़? द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद द डेथ। जो परस्यूट है हैप्पीनेस का, जो चाह है इच्छा की, खुशी की, वो मौत के साथ ही ख़त्म होती है ज़्यादातर लोगों की, है ना। ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, मौत के बाद ही चैन मिलता है। तो ये एक सेइंग है इंग्लिश में, एक प्रोवर्ब है, उसको मैंने लिख दिया परस्यूट नाम के वर्ब पे। चलो अगला वर्ड है डेलियंस। डेलियंस का मतलब होता है सीरियस वाला नहीं, है ना, एकदम मजाक मस्ती वाला लव अफेयर, फ्लर्टिंग किसी के साथ, समझ गए ना, छेड़म छाड़ वाला, जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हो, बस आपकी इच्छा होती है लव अफेयर, आपका लव अफेयर चल जाए, फ्लर्टिंग कर रहे हो आप किसी के साथ, उसको कहते हैं डेलियंस। इसको आप ब्रीफ कनेक्शन भी बोल सकते हो। जैसे कोई काम है आपने 4-6 महीने किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, फिर आपने उसको बंद कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि मेरा उस काम के साथ इतना सा डेलियंस था, ब्रीफ कनेक्शन था। यूज़ करके दिखा देता हूँ। बिल क्लिंटन वॉज इम्पीच्ड फॉर हिज डेलियंस विद अ व्हाइट हाउस इंटर्न। बिल क्लिंटन को इम्पीच किया गया था, महाभोग लगाया गया था उस पर, उसकी छेड़छाड़ के कारण, लव अफेयर के कारण, फ्लर्टिंग के कारण, एक व्हाइट हाउस के इंटर्न के साथ। मोनिका लेविंस्की उसका नाम था। तो डेलियंस होता है ब्रीफ लव अफेयर। इसको स्पाउजल बोल दो, नप्शल बोल दो। ये डेली नाम की वर्ब से बना है। डेली का मतलब होता है रिझाना, समझ रहे हो ना, रिझाना, लड़कों या लड़कियों को रिझाना, डेली करना। लास्ट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, आदि अनादि काल चले, वो चीज़ कहलाती है इटर्नल। एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म है इटर्निटी, टाइमलेसनेस, किसी भी चीज़ के कभी ना ख़त्म होने की क्वालिटी, कभी भी पुराना, कभी भी जो है टाइम से बाहर ना होने की क्वालिटी, इटर्निटी। द सेज वॉज इन एन इटर्नल क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो सेज था, जो साधु था, वो एक कभी ना ख़त्म होने वाली क्वेस्ट में था। क्वेस्ट देख लो आप ऊपर, ये परस्यूट का सिनोनिम है। वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक पीछे में था, चेज में था, क्वेस्ट में था, जो थी सच की और निर्वाणा की। क्वेस्ट के बाद में आप 4 लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ही वर्ड्स हैं।
आपको डिटेल में करवा दिए हैं, ज़रूर से इनको दिमाग में बिठा लेना। चलो एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, बड़ी सीधी सी समरी है। इस साल के ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं जापान में 2021 में, अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। कैंसिल होते होते बचे हैं कोविड की वजह से, लेकिन फाइनली जापान इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। सबसे पहले तो आर्टिकल आपको बताएगा स्पोर्टिंग इवेंट्स की हिस्ट्री में ओलंपिक्स का क्या जो है ना कद है। ओलंपिक्स कितने बड़े गेम्स हैं, ओलंपिक्स से बड़ा कुछ भी नहीं है ना। दूसरी चीज़ ये आर्टिकल आपको बताएगा कैसे जापान ने ओलंपिक्स को कैंसिल होने से बचाया, सिक्योरिटी और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर के। तीसरी चीज़ ये बताएगा इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है ओलंपिक्स में, और इंडिया इस साल क्या चाहेगा ओलंपिक्स से, है ना, कितने मेडल्स को लाना चाहेगा। फिर चौथी चीज़ इसने बताई है इंडिया को क्या करना चाहिए, किस वजह से इंडिया पिछड़ा हुआ है। आज तक इतना बड़ा कंट्री है लेकिन मेडल्स लाता है तो बहुत कम लाता है। बस ये 3-4 चीज़ें हैं। ओवरऑल इसकी टोन आपको मिलेगी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है ओलंपिक्स को लेकर के। आप बार बार देखोगे बहुत ज़्यादा ओलंपिक्स का गुणगान कर रहा है, ओलंपिक्स की प्रशंसा कर रहा है। इसी समरी से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, इस आर्टिकल में डिस्कस भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना सुने, एक बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया क्यों ओलंपिक्स में पिछड़ा हुआ रहता है, क्या रीजन्स हैं इसके। क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, क्या खिलाड़ी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हैं, या फिर क्या सरकारी नीतियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का वो सपोर्टिव नहीं है, वो खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करता है। तीनों में से कौन सा रीज़न है, या एक से ज़्यादा रीज़न है तो कौन कौन से रीज़न है। 3 सेंटेंसेज में आपको आंसर करना है, रोज़ लिखा करो, मैं भी लिखता हूँ। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरा डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा इसी वीडियो के। चलिए, कह रहा अ मेडल कैन लूज इट्स लस्टर बट द एथलीट्स स्पोर्टिंग इमॉर्टलिटी is set in stone, such is the enduring allure of the triumphs at the Olympics। कह रहा है एक मेडल जो है ना वो लूज़ कर सकता है अपनी चमक को। आज लाए हो आप गोल्ड मेडल, 20-30 साल बाद जो है उसकी चमक उतर गई। लस्टर का मतलब होता है शाइन, स्पार्क, स्प्लेंडर, चमक। तो एक मेडल की चमक जा सकती है वक्त के साथ, लेकिन एक एथलीट है ना, उसकी जो स्पोर्टिंग इमॉर्टलिटी है, उसकी जो खेलों से जुड़ी हुई अमरता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है ना, राफेल नडाल टेनिस का भगवान, तो ऐसी एथलीट की जो स्पोर्टिंग इमॉर्टलिटी है, अमरता है, वो सेट इन स्टोन होती है, वो पत्थर में गुदी जाती है। उसको आप कभी भी हटा नहीं सकते हो, भुला नहीं सकते हो। कुछ ऐसा ही है, सच इज़ द एंड्यूरिंग एल्योर। एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन, एंड्यूरिंग का मतलब है हमेशा बना रहने वाला, टिकाऊ। कह रहा कुछ इसी तरह का है टिकाऊ अट्रैक्शन, टिकाऊ आकर्षण ट्रायम्फ्स का ओलंपिक्स पे, जीतों का ओलंपिक गेम्स के अंदर। समझ के सेंटेंस को एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक मेडल अपनी चमक को खो सकता है, लेकिन एक एथलीट की जो अमरता है खेलों में, वो पत्थर में खुदी हुई होती है। एथलीट भगवान माने जाते हैं एक बार वो मेडल जीत लेते हैं तो, है ना। ऐसा ही कुछ टिकाऊ पने वाला आकर्षण है, अल्योर है ट्रायम्फ्स का, जीतों का ओलंपिक नाम के गेम्स के अंदर। अब देखो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनी है। मेडल की वर्ब है कैन लूज, स्पोर्टिंग इवेंट की वर्ब है इज सेट। मेडल सिंगुलर है पर लेकिन वर्ब के पीछे हमने एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया एक मॉडल वर्ब को, कैन को। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, ये सब मॉडल वर्ब्स क्या करती हैं, अपने बाद में कभी भी वर्ब को एस या ई एस के साथ में यूज़ नहीं होने देती हैं। तो मेडल के बावजूद होने के हमने यहाँ पे लूजिस को नहीं लिखा है। लस्टर का मतलब होता है आपकी शाइन, आपकी स्पार्क, आपका स्प्लेंडर, आपकी चमक। सेट इन स्टोन एक फेजल वर्ब, एक जो है फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का परमानेंट बन जाना। आप दीवार पे लिखो, कागज़ पे लिखो, वो कभी ना कभी मिट जाएगा, लेकिन आप पत्थर में लिख दो, है ना, उसके बाद वो चीज़ परमानेंट होने वाली है, कभी आप उसको मिटा नहीं पाओगे। सच सब्जेक्ट हो गया आपका, एक प्रोनाउन है, वर्ब हो गई इसकी इज। एंड्यूरिंग का मतलब है टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टिंग, पेरिनियल, हमेशा चलने वाला। अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन, अपील, चार्म, आपका आकर्षण। ट्रायम्फ एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड वर्ड है विक्ट्री के लिए। हिंदी में बोलना आसान भाषा में तो जीत बोल दो, विन बोल दो। सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ट्रायम्फ, है ना, जीत को। बढ़े आगे, याद रखें ओलंपिक्स एक प्रॉपर नाउन है, हमेशा इसका ओ बड़ा रहेगा, चाहे कहीं भी आ जाए सेंटेंस के बीचों बीच। कह रहा है इवन अ पार्टिसिपेंट विदाउट एनी टाइटल्स इज रिफर्ड टू एज एन ओलंपियन एंड इट इज़ एन इटर्नल स्टैम्प दैट स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑब्सेस अबाउट। कह रहा है यहाँ तक कि एक भागीदार, एक पार्टिसिपेंट जो ओलंपिक्स में खेले, और कैसे बिना किसी टाइटल के, भाई खेले तो बहुत बार हैं लेकिन आज तक कुछ जीते नहीं। कह रहा है यहाँ तक कि ऐसे भी जो पार्टिसिपेंट है ना, इस तरह का एक पार्टिसिपेंट है, वो रिफ़र किया जाता है। और कैसे रिफ़र किया जाता है? एक ओलंपियन के तौर पे। नहीं जीता होगा ओलंपिक्स को, लेकिन ओलंपिक खेल गया तो ओलंपियन बन गया। और कह रहा है यही वो इटर्नल स्टैम्प है,
यही वो कभी ना रुकने वाली, कभी ना मरने वाली, कभी ना एंड होने वाली वो ठप्पा है, स्टैंप है, जिसको हर स्पोर्ट्स पर्सन ऑब्सेस अबाउट करता है, जिसके लिए हर स्पोर्ट पर्सन जुनूनी है। हर स्पोर्ट पर्सन का एक ही सपना होता है, एक बार ओलंपिक में जाऊं और अपने देश के लिए खेलूं। समझ गए? पार्टिसिपेंट की वर्ब है इज रिफर टू, पैसिव वॉइस में रिफर के बाद में टू जरूर आएगा, और इसको प्लीज़ रेफर ना बोले। रेफर बोल के समझ रहे हो ना, इसको पढ़ना आप सुनना, इसको डिक्शनरी में रिफर बोलते हैं, रेफर नहीं रिफर। इट की वर्ब है इज, इटर्नल में आपको बता चुका हूँ, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो। स्पोर्ट पर्सन की वर्ब है ऑब्सेस अबाउट। ऑब्सेस अबाउट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी के लिए जुनून रखना। जिस भी चीज़ के लिए आप जुनूनी हो, आप ऑब्सेस अबाउट करते हो। कह रहा द क्वाड्रिनियल congregation of the world's finest athletes is set to begin after years delay imposed by the pandemic's shadow। तो ये ओलंपिक्स पिछले साल होने थे, लेकिन एक साल आगे बढ़ गए क्योंकि महामारी आ गई ना। तो कह रहे 4 साल में एक बार होने वाला क्वाड्रिनियल, ये वर्ड मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, रुक जाओ अभी। 4 साल में एक बार होने वाला जो कॉन्ग्रीगेशन है, जो जमावड़ा है, और किसका? दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे फाइनेस्ट एथलीट्स का। कह रहे ये जमावड़ा जो है ना, कॉन्ग्रीगेशन, ये तैयार है, इज सेट, तैयार है। और किस लिए? शुरू होने के लिए, बिगिन होने के लिए। और कब? एक साल के डिले के बाद, देरी के बाद, जो इम्पोज की गई थी, देरी लगाई गई थी पैंडेमिक की परछाई के द्वारा, इस महामारी के द्वारा। समझ गए? कॉन्ग्रीगेशन की वर्ब है इज, सेट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, सेट का मतलब है रेडी। कॉन्ग्रीगेशन इज सेट मतलब कॉन्ग्रीगेशन इज रेडी। अब वर्ड्स देखो सारे के सारे। कॉन्ग्रीगेशन मतलब अ गैदरिंग ऑफ सिमिलर पीपल। जनरली इसको जो सत्संग में बाबा जी की संगत आती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। आपने वो जमात वाला किस्सा सुना होगा कोविड के दौरान, तो कॉन्ग्रीगेशन वर्ड टीवी न्यूज़ में बहुत बार आ रहा था, कॉन्ग्रीगेशन है ना। तो सत्संगियों के लिए यूज़ करते हैं, पर आप वैसे कहीं भी किसी भी ग्रुप के लिए सिमिलर टाइप ऑफ पीपल हो जिसमें, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसने खिलाड़ियों के लिए भी कॉन्ग्रीगेशन को यूज़ कर लिया है। क्वाड्रिनियल, इस पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, एनुअल और इनियल में क्या फ़र्क है। देखो, एक वर्ड है बाई एनुअल, एक वर्ड है बाइनियल, ये मैं बीच में से निकाल देता हूँ, है ना, ऐसे समझो। बाई एनुअल और बाइनियल, दोनों में दो लिखा हुआ है, बाई मतलब दो, लेकिन दोनों का फ़र्क है उल्टा। कैसे? बाई एनुअल का मतलब है साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने से। बाइनियल का मतलब है 2 साल में 1 बार। ये तब तक 4 हो जाएंगे जब ये एक ही होगा। एनुअल और इनियल का चक्कर है, इसको हमेशा याद रखें। अब देखो क्वाड्रिनियल क्या होता है। क्वाड्रू मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा ना, चतुर्भुज बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्वाड्रू मतलब 4। तो 4 ईयर में एक बार होने वाली चीज़ कहलाएगी क्वाड्रिनियल। अगर एक क्वाड्रेनुअल होती तो मतलब हर क्वार्टर में होती, साल में 4 बार होती। एनुअल और इनियल के बीच का डिफरेंस करना सीखें। ये चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ती है बहुत सारी, है ना। कोशिश तो मेरी ये रहती है पका पकाया मसाला लाऊं, आप सीधे उसको डाइजेस्ट करो पूरे उसके साथ में, अपने फोकस के साथ। अब एक सवाल है आपसे सभी से, फाइनेस्ट के पहले द क्यों नहीं लगाया? भाई वर्ड के सबसे फाइनेस्ट है ना, फाइनेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री एग्री की, इसके एडजेक्टिव की, तो द आना चाहिए ना। सब लोग कोशिश करें, अपने नोट्स निकालो जिनको नहीं पता है, और कमेंट्स में अपडेट करें। बढ़े आगे। करे टोक्यो 2020 एज द ओलंपिक्स इज ब्रांडेड फॉर द लेटेस्ट एडिशन विल कमेंस एट जापान्स कैपिटल ऑन फ्राइडे while the COVID-19 protocols are in place। तो देखो 21 में हो रहे हैं, लेकिन नाम इनका अभी भी 2020 ही है, क्योंकि पिछले साल होने थे। कह रहे जो टोक्यो 2020 जो है ना, जैसा इनको ब्रांड किया जा रहा है, जैसा इनको नाम दिया जा रहा है, और किसके लिए? लेटेस्ट एडिशन के लिए। भले ही 21 में हो रहा है, लेकिन नाम दिया जा रहा है इनको टोक्यो 2020। कह रहे ये टोक्यो 2020 जो गेम्स है ना, ये शुरू होंगे, कमेंस होंगे, स्टार्ट होंगे जापान के कैपिटल में फ्राइडे को। और कब? जब प्रोटोकॉल्स होंगे कोविड-19 के इन प्लेस, अपनी जगह पे, पूरी एहतियात के साथ में, बिना पब्लिक, बिना क्राउड, बिना ऑडियंस के इन खेलों को शुरू करवाया जाएगा। बस खिलाड़ी अकेले ही खेलेंगे मैदान में, है ना, इस तरीके से होंगे। टोक्यो 2020 की वर्ब है विल कमेंस, ओलंपिक्स की वर्ब है इज ब्रांडेड, पैसिव वॉइस में इज ब्रांडेड, है ना। चलिए, प्रोटोकॉल्स की वर्ब है आर। प्रोटोकॉल होता है सिस्टम, किसी भी चीज़ को करने का तरीका, है ना, सिस्टम को बोलते हैं प्रोटोकॉल। और कुछ देखने वाला है नहीं, बढ़े आगे। कह रहा है टोक्यो एंड फुकुशिमा विल कंडक्ट events without spectators while a limited number may be allowed at stadiums in Miyagi and Shizuoka regions। कह रहा टोक्यो और फुकुशिमा, ये फुकुशिमा से कुछ याद आया होगा आपको, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में, है ना। कह रहा है टोक्यो में और फुकुशिमा में ये दोनों जगहें कंडक्ट करेंगी इवेंट्स को बिना स्पेक्टेटर्स के। एक भी बंदा मैदान में खेल को देखने नहीं जा पाएगा। वहीं या जबकि वाइल एक थोड़ी संख्या में, लिमिटेड नंबर जो है ना, वो अलाउड होंगे स्टेडियम्स के अंदर
एक तो इस जगह पे और इस जगह के रीजन्स में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे थोड़े बहुत लोग आकर के देख पाएंगे। समझ गए सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है। जगहों के नाम है, आप देख रहे हो कैपिटल किया हुआ है हर लेटर को। जब भी कोई भी जगह का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, उसको हमेशा आप जो है कैपिटल लेटर से बताते हैं। इन दोनों की वर्ब होगी विल कॉन्डक्ट, लिमिटेड नंबर की वर्ब होगी मे बी अलाउड। स्टेडियम्स, आ जाओ स्टेडियम्स। मुझे एक बात बताओ, स्टेडियम और स्टेडिया, स्टेडियम और स्टेडिया, इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है? आना चाहिए आपको। एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो गहरे पानी में हो, अगर नहीं आता है तो, है ना। स्टेडियम सिंगुलर है, स्टेडिया प्लूरल है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे यूएम आता है, और भी बहुत सारे हैं। मैं लिख रहा था, फिर मैंने सोचा यार इतना क्यों लिखूँ, मैं नाउन वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, है ना, सारा का सारा ये। तो ये यूएम वाले सारे वर्ड्स जो है ना, ये सिंगुलर होते हैं, और इनके पीछे आईए लगा दो तो ये प्लूरल हो जाते हैं। अब कहीं कहीं आपको स्टेडियम्स लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया है, ये गलत नहीं है। स्टेडियम्स लिखा हुआ मिलेगा, ये गलत नहीं है। लेकिन जैसे बैक्टीरियम है, अब इसका आपको बैक्टीरियम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बैक्टीरियम्स, बैक्टीरियम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बैक्टीरियम्स का बैक्टीरिया ही होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका एस वाला आप याद ना करो। स्टेडियम्स का स्टेडियम्स बन जाता है, लेकिन अडेंडम का अडेंडम्स नहीं बनता है। तो एस वाला इनका याद मत करो, इनका प्लूरल आई ए से ही बनाओ। हमेशा सेफ साइड में चलो, है ना। अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात हो तो यहाँ पे स्टेडिया लिखा हुआ होना चाहिए था। बढ़े आगे, राइट वाले प्लूरल, लेफ्ट वाले सिंगुलर। चलिए, Kerala local approval ratings for the games now stand at the halfway mark, a considerable improvement especially after an 83% opposition as recent as May। अब बता रहा है कितनी मुश्किल से ये गेम हो पाए हैं। कह रहा है जो लोकल अप्रूवल रेटिंग है ना, अब ये क्या बला है भाई, बाद में बताऊंगा। चलो, कह रहा है ये जो बला है ना लोकल अप्रूवल रेटिंग इन गेम्स के लिए, अब वो स्टैंड करती है, वो खड़ी है, और कहाँ पे, हाफ वे मार्क पे। इसका मतलब क्या है, 50% के आसपास। कह रहे ये कंसीडरेबल इम्प्रूवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, खास करके एक 83% ऑपोजिशन के, जो एज रिसेंट, इतना रिसेंट में थी जितना कि मई में। हुआ क्या, जापान के लोगों ने बोल दिया मत करवाओ, हमें नहीं चाहिए ओलंपिक्स, हमें तो हमारी जान चाहिए। मई के अंदर जब एक वोटिंग हुई, उस वोटिंग के अंदर 83% जापानियों ने बोल दिया कि ये ओलंपिक सब बकवास है, हमें नहीं चाहिए। ये कहलाती है लोकल अप्रूवल रेटिंग। वहाँ पे जो सर्वे हुए थे ना, उस रेटिंग को कह रहे हैं लोकल अप्रूवल रेटिंग। तो कह रहे बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, क्योंकि अब 83% से गिर करके 50% पे आ गई है। 50% लोग कह रहे हैं हाँ करवाओ, पहले 17% ही कह रहे थे। समझ गए, ये इंप्रूवमेंट है। रेटिंग्स की वो स्टैंड, और कुछ देखने वाला है नहीं। कंसीडरेबल मतलब जो कंसीडर करना पड़े, नोटिसेबल हो, सब्सटेंशियल हो, जो बहुत बड़ा हो आकार में। कह रहा है हैविंग प्रीवियसली होस्टेड द ओलंपिक्स इन 1964, टोक्यो सेकंड डेलियंस विद द प्रीमियर चैंपियनशिप हैज़ बीन एक्सट्रीमली टफ। कह रहा है होस्ट कर चुकने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल है भाई ये, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीवियसली यहाँ पे एडवर्ब है। तो कह रहा है कर चुकने के बाद, क्या होस्ट कर चुकने के बाद ओलंपिक्स को 1964 में टोक्यो का जो दूसरा लव अफेयर है, दूसरा जो फ्लर्टिंग है इस प्रीमियर चैंपियनशिप के साथ, इस बहुत बड़े खिताब के साथ, कह रहा है ये बहुत ही रही है एक्सट्रीमली टफ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा कड़ी। तो 64 में तो करवा लिया था उन्होंने प्यार से, पर 2020 जब से आया है, इनके गले में फंसा हुआ ओलंपिक्स, बेचारे करवा नहीं पा रहे हैं, इतना पैसा इन्होंने खर्चा कर चुके हैं। समझ गए सेंटेंस को। डेलियंस की वर्ब है हैज़ बीन, और इसमें देखने वाला क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है यार, बहुत बार कर लिया हमने, है ना। आज इसको छुट्टी दे देते हैं अपने। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, समझ लेना, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। हैविंग ईटन माई फूड आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, मेरा खाना खा करके मैं जो है बाहर एक वॉक पे निकल गया। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, डेलियंस देख चुके हो ना, लव अफेयर, एक जो है छोटा सा आपका जो फ्लर्टिंग होता है वो कहलाता है डेलियंस। चलो डेलियंस पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, आ जाओ। एस्पाउजल इसका एक सिनोनिम है ना। अब डेलियंस का उल्टा क्या है भाई, ये सब के सब तो किसी से रिश्ता बना रहे हैं, लव अफेयर करवा रहे हैं, फ्लर्टिंग करवा रहे हैं। एस्पाउजल का मतलब ये होता है किसी चीज़ से जुड़ जाना, किसी चीज़ से शादी कर लेना, इस तरीके से जुड़ जाना। अब इनका उल्टा क्या है, देखो फटाफट, इस्ट्रेंजमेंट, इस्ट्रेंजमेंट, और एक वर्ड है इसके लिए एलिनेशन। एलिनेशन मतलब किसी चीज़ को एलियन बना देना, अपने से स्ट्रेंजर बना देना। आज आपका दोस्त है, कल दुश्मन बन गया, आपने उससे एलिनेशन कर लिया। और यहाँ पे क्या किया आपने, स्ट्रेंजमेंट किया। यहाँ पे भी स्ट्रेंजर बनाया, किसी को स्ट्रेंजर बनाया मतलब अपरिचित बना दिया। पहले जानते थे, अब उससे रिश्ता तोड़ लिया। तो ये रिश्ता बनाओ, ये रिश्ता तोड़ो, ये एंटोनिम है इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
Even 2 days ago, there were whispers of cancellations as the coronavirus graph linked to the games and to Japan revealed an upward climb. कह रहे यहाँ तक कि 2 ही दिन पहले विस्पर्स थी, विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट, हल्की हल्की जो नॉइस है ना, जो आपको समझ में आए, जोर से नहीं आए। कह रहे 2 दिन पहले ही हल्की हल्की बातें चल रही थी, गुपचुप चल रही थी कैंसिलेशन की। जैसे ही जो ग्राफ है जो जुड़ा हुआ है गेम से और जापान से, उसने रिवील किया एक अपवर्ड क्लाइम को, उसने खुलासा किया एक ऊपर वाले चढ़ाई का। तो 2 दिन पहले ग्राफ बढ़ता जा रहा था और ग्राफ के बढ़ने का रीज़न था वहाँ पे कोरोना वायरस के केसों का, जापान में होने वाले केस। तो 2 दिन पहले लोग बोल रहे थे हो ही जाएगा ये तो कैंसिल। चलो देखने वाली चीज़ें, विस्पर्स की वर्ब है वर, देयर से क्लोज शुरू हुआ है। याद रख लेना, देयर से कभी भी क्लोज शुरू हो, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा होगा। देयर का इस वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है, सब्जेक्ट ये है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है विस्पर्स। ग्राफ की वर्ब है रिवील्ड। ग्राफ 2 चीज़ों से लिंक था, लिंक्ड टू गेम्स एंड जापान, लिंक टू गेम्स एंड जापान, दूसरी बार टू को ओमिट किया जा सकता था। कह रहा विद इन द ओलंपिक्स विलेज इकोसिस्टम ऑफ एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स एंड वॉलंटियर्स, अराउंड 70 हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कह रहा ओलंपिक विलेज में जो इकोसिस्टम है ना खिलाड़ियों का, इकोसिस्टम क्या होता है भाई, एनवायरनमेंट, सब बंद हो जाता है अंदर जा करके। आप जो है ना, एक जो हॉस्टल्स वगैरह होंगे आपके और मैदान होगा, उसमें कोई नहीं जा पाएगा, एक इकोसिस्टम बना देते हैं, ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर आए। कह रहा है इसी ओलंपिक विलेज जो गांव का जो इकोसिस्टम है, जो इन सब लोगों का है, खिलाड़ियों का, कोचेस का, ऑफिशियल्स का, वॉलंटियर्स का, 70 लोग अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं कोविड-19 के लिए। समझ गए? 70 की वर्ब है, 70 की वर्ब है हैव टेस्टेड। बढ़े आगे। कह रहा बट द ओलंपिक्स हार्किंग बैक टू इट्स एथेंस रूट्स इन 1896 is expected to hold steady till its conclusion on August 8। कह रहा लेकिन ओलंपिक्स जो हैं वो जो हार्क बैक करते हैं, अब देखो हार्क बैक करना क्या होता है, वो बूढ़े आपको याद दिलवाते हैं ना 30 साल पहले क्या होता था, किसी चीज़ को याद करवाना। कह रहा ओलंपिक्स जो हमें याद करवाते हैं इसके एथेंस की रूट्स को, एथेंस से ग्रीस नाम के जो है शहर से ये ओलंपिक्स जो है ग्रीस नाम के देश से ही पैदा हुए थे। तो इसकी जो जड़ें हैं उसी को याद करवाने वाले ओलंपिक गेम जो हैं 1896 में पैदा हुए थे। कह रहा है ये ओलंपिक्स जो है एक्सपेक्टेड है कि ये होल्ड स्टडी करेगा, ये मजबूत बना रहेगा अपने कंक्लूजन तक, जो अगस्त 8 को होने वाला है। समझ गए? ओलंपिक्स की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। ओलंपिक्स एक क्या है भाई, एक टूर्नामेंट है, पीछे इसके एस लगा हुआ है, लेकिन इसको प्लूरल ना माने, इसको सिंगुलर मान के ट्रीट करें। हार्क बैक आप समझ गए, किसी चीज़ को याद करना, याद ताज़ा करवाना या याद ताज़ा करना। होल्ड स्टडी का मतलब होता है मजबूत बने रहना, गिरना नहीं। बढ़े आगे, चलो। कह रहा व्हेन इट कम्स टू विनिंग एट द ओलंपिक्स द यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन नेशंस, ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सेल्ड। कह रहा जब बात होती हो, व्हेन इट कम्स टू, अच्छा भाई किसकी, जीतने की, विन करने की ओलंपिक्स में, ये सारे जो देश है ना, वेस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे इनको, चाइना को छोड़ के, कह रहे ये सभी कंट्रीज जो हैं एक्सेल करती हैं, ये सभी कंट्रीज जो हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती हैं। इनको छोड़ दो, इसके अलावा कोई कंट्री जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती। कहने का मतलब ये, समझ गए? और सेंटेंस में देखने की चीज़, सारी कंट्रीज हैं सब्जेक्ट, ये सारी की सारी, और इनकी वर्ब है हैव एक्सेल्ड। एक्सेल्ड का मतलब है एक्सीलेंट निकल करके आना, बहुत ही बेहतर परफॉर्म करना। व्हेन इट कम्स टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई है? चलो इसलिए आई है क्योंकि इस लिस्ट में अमन सर ने इसको डाल दिया है। इस लिस्ट में जो पड़ जाएगा उसमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, कस्टम टू, हैबिचुअल टू, अपोज टू, की टू, लीड टू। बार बार देखो, बार बार बोलो, पेपर में इसी पे से क्वेश्चन बनते हैं, बाद में आप अपना सर खो जाते हो, है ना। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे और आपके सामने बनेंगे। चलो आगे बढ़े। हर टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को ही लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नहीं लगाना है। व्हेन इट कम्स टू मिल जाएगा इसमें आपको यहीं पे। चलिए, कह रहा इंडिया मीनवाइल हैज़ अ मेयर 28 मेडल्स टू शो डिस्पाइट टर्निंग अप सिंस 1900। कह रहा इंडिया इसी बीच उसके पास हैं महज 28 मेडल्स दिखाने के लिए, बावजूद टर्न अप करने के 1900 से। टर्न अप करने का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, अराइव करना। तो 1900 में इंडिया ओलंपिक के सीन में टर्न अप कर गया था, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुका है। आज हो गए हैं 121 साल, 121 साल में इंडिया जीत पाया 28 मेडल्स को। समझ गए? इंडिया की वर्ब है हैज़, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ बोल दें या नॉट विद स्टैंडिंग बोल दें। प्रेपोजिशन है इसीलिए अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी। तो डिस्पाइट टर्न अप नहीं,
डिस्पाइट टर्निंग अप। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको, आज मैं नए वाले करवा रहा हूँ सारे, है ना, जो मैंने बहुत दिनों से नहीं करवाए हैं। मेयर वर्सेस मेयरली का, इसको ऐसे याद करो, मेयर इज इक्वल टू मेयरली इज इक्वल टू अ मेयर। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है। मेयरली एक एडवर्ब है, मेयर एक एडजेक्टिव है। इंडिया हैज़ वॉन अ मेयरली 28 मेडल्स। इंडिया ने खाली खाली, मेयर या मेयरली का मतलब होता है ओनली, है ना, इंडिया ने ओनली या खाली खाली 28 मेडल्स को जीता है। देखो मेयरली एक एडवर्ब है, एडवर्ब किससे पहले आएगी, एक एडजेक्टिव से पहले आएगी। तो क्या करेंगे हम, इस अ को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस अ को यहाँ रखने का मतलब पता है क्या है, ये मेयरली एक एडवर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, ऐसा ही तो होता है सिस्टम, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस अ को यहाँ से निकालेंगे और फिर इस सेंटेंस को लिख दें, इंडिया हैज़ वॉन मेयरली 28 मेडल्स। लेकिन इसी सेंटेंस को मेयर यूज करके भी लिख सकते हैं, इससे पहले आप अ को फंसा दें। इंडिया हैज़ वॉन अ मेयर 28 मेडल्स। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, मेयरली और अ मेयर एक ही बात है, मेयरली और अ मेयर एक ही बात है, इनके बाद में सीधे ही आप कोई नंबर डाल सकते हैं, समझ गए ना। तो आप यहाँ पे इंडिया हैज़ मेयरली 28 मेडल्स ऐसा लिख देते, या अ मेयर 28 मेडल्स ऐसा लिख दो तो भी चलेगा। मेयरली इज इक्वल टू अ मेयर। बढ़े आगे, कह रहा इंडिया, आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। कह रहा इंडियाज इनिशियल शेयर came from hockey, but even that tap has run dry since the gold at Moscow in 1980s। कह रहा है जो इंडिया का इनिशियल शेयर है, इंडिया का इनिशियल हिस्सा है, 28 मेडल्स में से जो पहला वाला भाग है वो आया हॉकी से, लेकिन अब वो नल भी सूख चुका है, अब वो टैप भी रन हो गया ड्राई, वो वाली टूटी भी बंद हो गई है। कब से, जब से गोल्ड आया था लास्ट हॉकी में 1980 के अंदर। तो उसके बाद से इंडिया को हॉकी में गोल्ड नहीं मिलता है, समझ गए। शेयर की वर्ब है केम, टैप की वर्ब है हैज़ रन। देखो टैप का मतलब होता है टूटी, है ना, नल बोलते हैं इसको। इसको आप फॉसेट बोलें अगर आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, और टैप तो आपने सुना ही होगा, है ना, टैप वाटर। तो फॉसेट होता है अच्छा वाला इसका वो क्या है, और सिंपल वाला टैप। चलिए, रन ड्राई का मतलब है किसी चीज़ का मतलब सूख जाना। कह रहा इंडियाज टाइटल्स इन द ओलंपिक्स हैव ऑफन बीन इन्फ्यूज विद पैथोस। कह रहा इंडिया के जो टाइटल्स है ना ओलंपिक्स में, टिल्ट्स जो हैं, टाइटल्स ही टिल्ट्स हैं, यहाँ पे टिल्ट का मतलब होता है मोड़। कह रहे इंडिया के जो टिल्ट्स हैं, जो मोड़ हैं ओलंपिक में, बार बार मोड़ लेता है इंडिया, वो अक्सर इन्फ्यूज्ड हैं, भरे हुए हैं पैथोस से। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, भावनाएं, इमोशंस। आप देखोगे इंडिया का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में गया उसके लिए बहुत भावनाएं आपको देश में मिलेगी, छोड़ करके सुशील कुमार को। टिल्ट्स की वर्ब है हैव बीन इन्फ्यूज्ड विद। इन्फ्यूज्ड विद का मतलब होता है भरा होना, इसको आप फिल्ड विद भी बोल सकते हैं। करा लेजेंडरी, अब बता रहा है भावनाएं कैसे मिलेंगी। लेजेंडरी रनर मिल्खा सिंह एंड पीटी उषा मिसिंग देयर ब्रॉन्जेस इन 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली स्टिल टेस्ट द टीयर ग्लैंड्स ऑफ डाई हार्ड फैंस। कह रहा है ये लेजेंडरी रनर मिल्खा साहब, जिनका भी निधन हुआ है थोड़े दिन पहले, और पीटी उषा, कह रहे जो मिस करने वाले थे अपने ब्रॉन्ज लेवल के, मतलब ब्रॉन्ज जो है मेडल को, एक तो 1960 में और एक 1984 में रिस्पेक्टिवली। तो 60 में मिल्खा जी ने और 84 में पीटी उषा जी ने अपने अपने मेडल को मिस किया। कह रहे इन दोनों ने ना, ये आज भी टेस्ट करते हैं टीयर ग्लैंड्स को डाई हार्ड फैंस के, जो इनके कड़े फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, उनको आज भी रुला देते हैं, आंखों को नम कर देते हैं। अब देखो ये टेस्ट द टीयर ग्लैंड्स क्या है भाई, ये बड़ी अजीब अजीब सी ईडियम यूज़ कर रहा है ये भाई साहब, बाइबल में यूज़ की हुई है ये वाली ईडियम्स, है ना, आपको आजकल मिलेंगी भी नहीं कहीं पे। टेस्ट द टीयर ग्लैंड्स, देखो टीयर मतलब आंसू, ग्लैंड मतलब ग्रंथियाँ। आपके आंसू की ग्रंथियों को कोई चीज़ टेस्ट करे मतलब आपको वो रुला रही है, आपकी आंखों को नम कर रही है, ऐसे बनी है ईडियम। तो ये आज भी सबकी आंखों को नम कर देते हैं। बढ़े आगे, कह रहा हाउएवर ओवर द ईयर्स एंड थ्रू डिवर्स स्पोर्ट्स सच एज शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, इंडिया हैज़ अर्नड अ फ्यू मेडल्स। कह रहा हालांकि पिछले कई सालों में और जरिए कई सारे स्पोर्ट्स के, जैसे कि ये सारे के सारे स्पोर्ट्स, कह रहे इन सब के जरिए पिछले कई सालों में इंडिया ने अर्न कर दिया है, जीत लिया है कुछ एक मेडल्स को। तो हॉकी के बाद, अब हॉकी तो चलो भूल गए, हॉकी तो बहुत पीछे रह गई, इनके अंदर हम थोड़ा बहुत खेलना शुरू कर चुके हैं। इंडिया की वर्ब है हैज़ अर्नड, पैसे जो आपकी एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस। डाइवर्स नाम के वर्ड को पकड़ें, डाइवर्स का मतलब है भांति भांति के, इसको आप वेरियस बोल दें, और इसकी एक पुरानी स्पेलिंग है डाइवर्स, पीछे का एस निकाल दो, डाइवर्स है ना, पीछे का एस निकाल दो, ये पुरानी स्पेलिंग है, कहीं शायद मिल जाए आपको, ये दोनों एक ही बात है, डाइवर्स और बिना एस का डाइवर्स। बढ़े आगे, भांति भांति के। कह रहा दिस टाइम अराउंड द परस्यूट टू बेटर द बेस्ट एवर टैली ऑफ 6 गेन्ड अ लंडन इन 2022, 2012
कंटिन्यूस। कह रहे अब की बारी, दिस टाइम अराउंड मतलब अब की बारी, जो परस्यूट है, जो डिज़ायर है, जो हंट है, जो क्वेस्ट है बेटर करने की और बढ़िया करने की, और किसको भाई, बेस्ट एवर टैली को, आज तक के सबसे बड़े जोड़ को, और कितने का है, 6 का, और जो गेंद की गई थी लंदन में 2012 के अंदर, आज भी वो कंटिन्यू करती है। समझे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अब की बार जो है ना, हमारी एक परस्यूट है, हमारा एक इच्छा है, हमारी सब लोगों की एक जो है क्वेस्ट है कि लंदन में आज तक सबसे ज़्यादा हमने जीते हैं गोल्ड। लंदन ओलंपिक्स में 2012 में 6 गोल्ड जीते हैं, मतलब 6 जो है मेडल जीते हैं। तो उस टैली को इस बार हम जो है पीछा छोड़ेंगे, 6 की जगह 8 लेके आएंगे। समझ गए? परस्यूट की वो है कंटिन्यूस, कंटिन्यू का मतलब है जारी रहना, टैली का मतलब है जोड़। गेंद यहाँ पे टैली के लिए आया हुआ है, वो वाली टैली जिसको हमने गेंद किया था लंदन में। बैटर एक वर्ब भी है, इसका मतलब है किसी चीज़ को पीछे छोड़ना, उससे आगे निकलना। कह रहा हेडलाइन बाय पीवी संधू एंड मैरी कॉम, बिसाइड्स अ टैलेंट इन शूटिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, इंडिया होप्स टू पुश इट्स ओलंपिक एनवेलप फर्दर while the yearning for excellence in hockey lingers। कह रहा हेडलाइन होकर के इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, साथ ही साथ बिसाइड्स उस टैलेंट के जो इन सभी खेलों में आता है। कह रहा इन सब चीज़ों के साथ एक तो इंडिया हेडलाइन हो रहा है इन दोनों खिलाड़ियों से, और कई और खिलाड़ियों से इन सभी जो है गेम्स के अंदर। कह रहा ये जो इंडिया ना, इस टाइप का इंडिया जो हेडलाइन हो रहा है, कह रहा ये होप कर रहा है कि मैं पुश करूं ओलंपिक के लिफाफे को और आगे। ओलंपिक की जो हमारी बाउंटी है, ओलंपिक में जो हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, जो लिफाफा मिलता है, उसको और आगे पुश करूं। और कह रहा है कैसे, वाइल यर्न करते हुए, जो हमारी यर्निंग है, यर्निंग का मतलब होता है आपकी क्रेविंग, किसी चीज़ के लिए आपकी बहुत सारी जो इच्छा होती है ना, उसको बोलते हैं यर्निंग। कह रहा है जबकि हमारी जो यर्निंग है ना, हमारी जो क्रेविंग है, जो डिज़ायर है एक्सीलेंस का, महानता का हॉकी में, वो आज भी लिंगर कर रहा है, आज भी परसिस्ट कर रहा है, आज भी कंटिन्यू है, आज भी एंड्योर कर रहा है। हमें महानता नहीं मिली है। समझ गए? तो ऐसे बना है सेंटेंस, इंडिया की वर्ब है होप्स, ऐसा इंडिया होप कर रहा है आगे कुछ अच्छा करेंगे, हॉकी में नहीं कर पा रहा, इसलिए हॉकी की यर्निंग की वर्ब है लिंगर्स। यर्निंग के सारे सिनोनिम बता देता हूँ आपको मैं, क्रेविंग, डिज़ायर और लॉन्गिंग। आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, अभी के अभी चॉकलेट चाहिए, अभी के अभी आपको सिगरेट पीना है, तो ये आपकी यर्निंग है, क्रेविंग है, डिज़ायर है, लॉन्गिंग है। और जब भी आपको ऐसी क्रेविंग या डिज़ायर या यर्निंग होती है, आप 4 प्रपोजिशन लगा के बताते हैं उस चीज़ को जिसका आपको मन है करने का, है ना, 4। चलो, कह रहा सोबरिंग ट्रूथ इज दैट द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन डज नॉट रियली कन्वर्ट इनटू अ बेटर यील्ड इन मल्टी लेवल्ड जोस्ट। ये सबसे अच्छी लाइन है इस पूरे आर्टिकल की, ध्यान से समझना। कह रहा है एक सोबरिंग ट्रूथ ये भी है, सोबरिंग मतलब हम्बल करने वाला, जो चीज़ आपको शर्मसार करे। एक शर्मसार करने वाला सच ये भी है, एक थोड़ा सा हमें हतोत्साहित करने वाला सच ये भी है, वो ये है दैट कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो पॉपुलेशन से निकलने वाली रिटर्न है, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, रिटर्न का मतलब है, डिविडेंड का मतलब है फ़ायदा। कह रहे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो पॉपुलेशन से हम कमाई कर सकते हैं या जो फ़ायदा उठा सकते हैं, और कौन सी पॉपुलेशन, होने की दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी होने का जो डिविडेंड है, कह रहा है वो कन्वर्ट इनटू नहीं होता है, वो बदल नहीं पाता है एक बहुत अच्छी यील्ड में, एक बहुत अच्छी रिटर्न में, मल्टी इवेंट जोस्ट में, ऐसे जोस्ट में, ऐसे टूर्नामेंट में जो जिसमें कई सारे इवेंट होते हैं। तो ये एक शर्मसार करने वाला सच है, एक हम्बल करने वाला सच है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद उस आबादी का हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, मेडल ही नहीं आते। ट्रूथ की वर्ब है इस, डेमोग्राफिक डिविडेंड की वर्ब है डज नॉट रियली कन्वर्ट इनटू, जोस्ट का मतलब होता है टूर्नामेंट्स, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप समझ गए ना, पॉपुलेशन से होने वाला जो लाभ है, डिविडेंड है, वो हमें मिल नहीं रहा है। कन्वर्ट इनटू आप समझते हो किसी चीज़ का कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, इसको हम ट्रांसलेट इनटू भी बोलते हैं। इसी पे आज का आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो टिका हुआ है, इसी वाली लाइन पे आप डिस्क्रिप्टिव अपना आंसर कर सकते हो। करेक्ट इज अ पॉइंटेड टू द नीड टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज इंडिया एट द ओलंपिक्स रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट, ये पॉइंटर है, ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये एक निशान है, ये पूरी की पूरी बात। और किसकी तरफ भाई, उस ज़रूरत की तरफ जो है इम्प्रूव करने की हमारे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स के ढांचे को। कह रहे जैसे ही इंडिया ओलंपिक्स पे बना हुआ है, अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस। आप दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हो, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो, बहुत बड़ी मिलिट्री हो, लेकिन ओलंपिक्स के मामले में अभी भी काम करना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हमें इस काम को दुरुस्त करना है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। समझ गए? इट की वर्ब इज, इंडिया की वर्ब रिमेन्स। बहुत ही सिंपल सी लाइन थी। कैन ओलंपिक मेडल ऑफर्स स्पोर्टिंग निर्वाणा, इवन टेनिस लेजेंड सर्बियन नोवाक जोकोविक इज नॉट इम्यून टू इट्स चार्म।
कह रहा है एक ओलंपिक मेडल जो है ना ऑफर करता है खेलों में मोक्ष को, निर्वाण को। ओलंपिक में गोल्ड मिल गया या मेडल मिल गया आपको किसी भी टाइप का, तो आप निर्वाण पा चुके हो, है ना, ऐसा आपको फील होगा। कह रहा है लेकिन यहाँ तक कि जो टेनिस का लेजेंड है जोकोविक, वो भी इससे इम्यून नहीं है, इसके चार्म से। इस साल वो भी पूरा जोर लगा रहा है कि एक मेडल को लेकर के ही आऊँ। जोकोविक की वर्ब है इस, मेडल की वर्ब है ऑफर्स, निर्वाण मतलब मोक्ष, चार्म मतलब अल्योर, अट्रैक्शन, किसी चीज़ के लिए आपका आकर्षण। इम्यून टू इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बच ना पाना। जब आप किसी चीज़ से इम्यून टू होते हो ना, तो उस चीज़ से आप बच पाते हो। जोकोविक इम्यून नहीं है, जोकोविक नहीं बच पाया इसके अट्रैक्शन से। इम्यून का बिल्कुल उल्टा होता है वल्नरेबल या ससेप्टेबल। उल्टा है या सीधा है, इन सब के बाद में टू आता है। जिस भी चीज़ के लिए आप इम्यून हो या जिस भी चीज़ के लिए आप वल्नरेबल हो, प्रेपोजिशन इनके बाद में टू ही आएगी, फिक्स है। चलिए, सिंपल आर्टिकल है आज का, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। ये आपका क्विज़ है, जो मैंने बताया भाई वही सब आएगा। अब ये कोई लड़का ना पूछे सर एनियल क्यों आ गया, एनुअल क्यों नहीं आया, पूरा फॉर्मूला तुम्हें समझाया है। यहाँ डालो, दोनों में से क्या डालोगे। यहाँ पे विद अ व्यू टू या कमिटमेंट टू के बाद में क्या लगाओगे, इतनी हिंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या लगाओगे इन चारों में से, है ना। जो फॉर्मूला आपको बताया उसी के हिसाब से एक को चूज़ करना है। 2 एरर्स मिलेंगी इसमें मेरे भाई, एक तो मेयर वाली एरर्स मिलेगी, दूसरी एरर मिलेगी आपको अलाइक वाली। चेक करो आप खुद से, अलाइक यहाँ पे सही है गलत है, या मेयर सही है गलत है। एरर है तो कैसे सही करना है। लास्ट में एक वर्ड आपको मैंने पूछा है, एस्पाउजल से कौन सा वर्ड रिलेटेड नहीं है। एस्पाउजल से इनमें से कौन सा वर्ड रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, एस्पाउजल का मतलब होता है किसी से दोस्ती करना, किसी से शादी करना, किसी को अपनाना, किसी के नज़दीक आना, है ना। एस्पाउजल से रिलेटेड नहीं है तो मतलब ना तो इसका सिनोनिम है ना इसका एंटोनिम है, ऐसा वर्ड हमें चूज़ करना है। डेलियंस का मतलब होता है लव अफेयर, एस्पाउजल का सिनोनिम है। स्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है किसी से रिश्ता तोड़ना, एस्पाउजल का एंटोनिम है, रिलेटेड तो है ना। एलिनेशन भी इस स्ट्रेंजमेंट का एक सिनोनिम है, तो एस्पाउजल का उल्टा हो गया, ये भी रिलेटेड है। परसूट का मतलब होता है किसी चीज़ की चाह, डिज़ायर, इच्छा, क्रेविंग, क्वेस्ट, है ना। तो इसका एस्पाउजल से कोई कनेक्शन नहीं है, सी आपका आंसर है। ये थोड़ा मुश्किल था। 5 क्वेश्चन आपके सामने है, 4 मैंने छोड़ दिए, 1 करवा दिया है। आपने खुद बताना मुझे 5 में से कितने मार्क्स आपको मिले। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा क्विज़ के आंसर्स। डिस्क्रिप्टिव अपना लिखना ना भूलें, मेरा भी पढ़ा करो, मैं भी टाइम निकाल के आपके साथ में लिखता हूँ। और हाँ, राइटिंग स्किल्स का जिनको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, या आप जो है इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।